बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। चुनावी जंग को महायुद्ध क्यों कहा जाता है, इसे समझने के लिए आप सबको आज की एक दिलचस्प तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर देखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनावी लड़ाई कब की थम चुकी है और अब यूपी में नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है। यानी अब पक्ष और विपक्ष के बीच चुभने वाली तकरार का दौर बीत चुका है। दौर नया है, इसलिए तस्वीर भी नई आई है। यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की है। दोनों नेताओं का आज विधानसभा में आमना सामना हुआ। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, इसलिए चुनावी विजय के बाद दोनों नेता पहली बार विधानसभा में मिले। पहली मुलाकात सिर्फ 3 सेकंड की थी। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड का आमना सामना, लेकिन इसमें गर्मजोशी दिखी। विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सीट की ओर बढ़ रहे थे, तभी अखिलेश यादव से उनकी निगाहें मिली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। सीएम योगी ने अखिलेश की पीठ थपथपाई और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। दोनों नेताओं का पूरे 5 साल विधानसभा में आमना सामना होना है। चुभने वाली तकरार के बीच ऐसे हल्के फुल्के पल शायद ही नजर आए, इसलिए यह तस्वीर खास है। आज मैं आपको यूपी की नई सियासत के नए समीकरण समझाऊंगा और करूंगा पक्ष विपक्ष के बीच के चुभते हुए रिश्तों का पूरा विश्लेषण। साथ ही होगी बात शिवपाल यादव की उस नाराजगी की जिसकी इस वक्त हर तरफ चर्चा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि योगी सरकार 2.0 में माफिया के ठिकानों पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है बुलडोजर। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। कहते हैं 1000 शब्दों से ज्यादा असर एक तस्वीर में होता है। चुभने वाले राजनीतिक हमलों के बीच सुकून भरी तस्वीरें कम ही आती हैं। इसलिए आज मैंने इस तस्वीर की हर एक बात आप तक पहुंचाने का फैसला किया है। एक नहीं, आज 3 बार विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ और इस बार दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नमस्कार किया। कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधी कामयाबी तय हो जाती है। अगर 18वीं विधानसभा के लिहाज से मैं इस बात को दोहराऊं तो मुद्दों पर टकराव की तमाम आशंकाओं के बीच जनता ने हित में पक्ष और विपक्ष के मध्य मार्ग पर चलने की संभावनाएं ज्यादा मजबूत दिखती हैं। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बाहुबली तस्वीर। जब मिले योगी अखिलेश, सबकी नजरें ठहर गईं। चुनावी मैदान में आर पार, विधानसभा में नमस्कार।
विधायकों के शपथ ग्रहण के मौके पर सबसे बड़ा सामना। चुनावी महाभारत के बाद का शांति काल देखिए। योगी अखिलेश का नमस्कार योग। यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सामना। बात तो चुभेगी। सीएम योगी ने आज बार बार विकास की बात दोहराई। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास में सभी की भागीदारी जरूरी है। ये विपक्ष के लिए बड़ा संदेश है। उनका एजेंडा विकास को आगे बढ़ाने का होगा और विरोधी दलों को इसकी राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। तो अखिलेश यादव ने नमस्कार के साथ ही जवाबी संदेश भी दे डाला। उन्होंने विधानसभा में अपनी नई भूमिका को लेकर कहा कि सदन में मैं पहले भी रह चुका हूं, बस इस बार बेंच बदल गई है। अगर तस्वीरों को तौलने का कोई तराजू होता तो ये यूपी की मौजूदा सियासत की सबसे वजनदार तस्वीर होती। मैं आदित्यनाथ योगी लोक विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन के नेता के रूप में सीएम योगी को शपथ दिलाई। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, नेता विरोधी दल। सामने अखिलेश यादव थे। सीएम योगी ने सबसे पहले अखिलेश को नमस्कार किया। इसी दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पीठ थपथपाई। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि दोनों दिग्गजों की आंखें एक दूसरे से नहीं मिली। औपचारिकता तो पूरी हुई, गर्मजोशी भी खूब दिखी, लेकिन सीएम योगी और अखिलेश यादव में नजरों का सामना कम ही हुआ। विधानसभा के भीतर से एक और खास तस्वीर आई। ये सीएम योगी और अखिलेश यादव के नमस्कार योग का दूसरा दौर था, जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में शपथ लेने प्रोटेम स्पीकर के आसन की तरफ बढ़ रहे थे और सामने ट्रेजरी बेंच पर बैठे सदस्य भी उन्हें जवाबी नमस्कार कर रहे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचकर उनसे हाथ मिलाया। केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान अकेले नेता थे जिनसे अखिलेश यादव ने खास तौर पर हाथ मिलाया। यहां से वे आगे बढ़े और सीएम योगी को नमस्कार किया। सीएम योगी ने भी अपनी सीट पर खड़े होकर उनका जवाब दिया। सदन में तीसरा मौका तब आया जब विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद सभी सदन में अनौपचारिक तौर पर मिले। इस दौरान अखिलेश यादव वरिष्ठ भाजपा विधायक सुरेश खन्ना से बातें करते नजर आए। पास में खड़े सीएम योगी इस दौरान मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश और मुख्यमंत्री योगी के बीच 18वीं विधानसभा में संबंधों की केमिस्ट्री क्या होगी, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इन तस्वीरों ने तमाम मतभेद और विवादों के बावजूद पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की संभावना को मजबूत किया है। सीएम योगी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास में सभी की भागीदारी जरूरी है। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भी पहली बार सदन में चुनकर आने का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि उनके लिए विधानसभा में आना नया अनुभव नहीं है, बस बेंच बदल गई है। नया एक्सपीरियंस नहीं है,
मैं विधानसभा में रहा हूँ, केवल बेंच बदल गई है। भूमिका बदल गई है आपकी भूमिका। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। भूमिका बदल गई, भूमिका भी आपकी बदल गई। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राजनीति के नए दौर में आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंधों में क्या बदलाव आने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। राजनीति के विश्लेषण के अलग अलग आधार होते हैं। हर बार इसे एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चुनाव अब बीत चुके हैं और अब बात आगे बढ़ चली है। विधानसभा में पहुंचा हर विधायक जनता का प्रतिनिधि है। सभी को मिलकर हमारी और आपकी आवाज उठानी है, जमीनी मुद्दों पर बहस करनी है। यही सफल लोकतंत्र का आधार है। इसलिए आज की इस तस्वीर को मैंने बात तो चुभे के लिए सबसे बड़ी खबर माना। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजनीति का ये नमस्कार योग क्या है। जरा शब्दों के जरिए इसको समझिए। जी हां, दोनों नेताओं के नमस्कार से सदन का माहौल बदला। जी हां, कुछ बदलाव भी देखने को मिला। चुनावी तनातनी, व्यक्तिगत हमले की तपिश भी कम हुई, क्योंकि चुनावों में इस बार जिस तरह से जुबानी हमले दोनों तरफ से हुए, वो कई बार तो ऐसा लगा कि हमले एक हद के आगे हो रहे हैं। लेकिन आज की ये जो तस्वीर सामने आई विधानसभा ने, इसने थोड़ा सा माहौल को जरूर बदला है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले माहौल हल्का हुआ है। दो धुरी में सिमटी सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर है। यही उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर इस वक्त है। एक तरफ सामने योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार, और विपक्ष में अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष जिनको चुन लिया गया है। दोनों नेताओं को 5 साल तक आमने सामने ही रहना है, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, और ऐसे मौके कमाएंगे। इसलिए गर्मजोशी दोनों तरफ से देखने को मिली। दोनों युवा नेता हैं, भविष्य की राजनीति के दोनों बड़े चेहरे हैं, और सार्वजनिक तौर पर योगी अखिलेश की ऐसी तस्वीरें आज तक बहुत कम देखने को मिली है। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के दौरान इस तरह की तस्वीर आई थी, जो कि 2017 के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नजर आई थी। एक दूसरे के लिए दोनों का बाबा और बबुआ का संबोधन भी चर्चित रहा। इस चुनाव में चुभने वाली टिप्पणियों की तो बाढ़ सी आ गई थी दोनों तरफ से। अब चुनाव के बाद सियासत का नया अध्याय शुरू हुआ है। नए दौर की सियासत में टकराव के बीच संवाद की गुंजाइश भी कायम है। यही ये तस्वीर सबसे बड़ी बात बताती है, और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, और अब बात विधानसभा अध्यक्ष की करते हैं। यूपी विधानसभा का नया स्पीकर निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। भाजपा के 8 बार के विधायक सतीश महाना अगले स्पीकर होंगे। कल इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। इस बार भी परंपराओं का पूरा पालन हुआ। सभी दलों ने एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार सतीश महाना का समर्थन किया। सतीश महाना का स्पीकर के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, और इसी के साथ तय हो गई स्पीकर चुनाव के नतीजे की तस्वीर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सतीश महाना ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में स्पीकर के लिए नामांकन का पर्चा भरा। सपा समेत सभी दलों ने सतीश महाना के नाम का समर्थन किया है। विरोधी दलों के नेता भी इस मौके पर टंडन हॉल में मौजूद थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव किया है, और जितने भी दल विधानसभा में हैं उन सभी दलों ने श्री सतीश महाना जी के नाम का प्रस्ताव किया है, और लगभग ये तय है कि श्री सतीश महाना जी का निर्विरोध निर्वाचन तय। नामांकन के दौरान प्रस्तावक के रूप में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी मौजूद थे।
अभी आपने भी समर्थन किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी दलों ने किया है। और ये 1991 से लगभग यही परंपरा देख रहे होंगे, जी आपको देख बिल्कुल, रहे उसके भी होंगे। पहले से अभी है। चुनाव नहीं हुआ है, नहीं, चुनाव होना भी नहीं चाहिए अध्यक्ष। तो सभी दलों ने अध्यक्ष तो सर्वसम्मत से होना चाहिए। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने भी स्पीकर के रूप में सतीश महाना का समर्थन करने का ऐलान किया। आज हम लोग जो एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है स्पीकर के चयन का, कि सारे दलीय नेता चूंकि आकर के स्पीकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आकर के नॉमिनेशन में भी शामिल हुआ। और चूंकि जो एक और कल जब वह चयन हो जाएगा निर्विरोध, तो फिर हम लोग उनको ले जाके आसन तक भी बैठाएंगे। सतीश महाना 8 बार से विधायक हैं। पिछली योगी सरकार में सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री थे और विपक्ष के तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। राजनीति के आने के बाद भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठते हैं उस पद की गरिमा और उस पद की मर्यादाएं होती हैं। तो उस पद की गरिमा और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी जिम्मेवारी है कि विधानसभा के सारे माननीय 403 सदस्यों के अपेक्षाओं के प्रति मैं खरा उतर सकूँ। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर ही सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरे जो भी प्रयास होंगे मैं करूंगा। विधानसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चा तेज थी, लेकिन एक बार फिर तमाम दलों ने पुरानी परंपरा को कायम रखने का फैसला किया है, जिससे सदन के सबसे ऊंचे आसन को लेकर सभी का भरोसा और मजबूत हो सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, सतीश महाना की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपने क्षेत्र में सर्वसुलभ यानी सबके लिए उपलब्ध रहने वाले नेता हैं। महाना की ऐसी ही छवि लखनऊ में भी है, जो पार्टी और संगठन के साथ ही तमाम लोगों की बातों को सुनने के लिए जाने जाते हैं, उस पर गौर करने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही बात उनके पक्ष में सबसे मजबूत हुई और उनका अनुभव भी। तभी तो सभी दलों ने सतीश महाना के नाम का प्रस्ताव रखा, यानी सर्वसम्मति उनके नाम पर बनी। सबके भरोसेमंद महाना, जी हाँ, देखिए, साफ सुथरी और सरल स्वभाव के नेता के तौर पर सतीश महाना की पहचान है। और यही वजह थी कि आप देखिए, जब वो नामांकन करने पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता थे। इसके अलावा राजा भैया वहां पर मौजूद थे जनसत्ता दल से, बीएसपी के विधायक वहां पर मौजूद थे। तो सब लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर देखने को मिला और विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। विश्व हिंदू परिषद से लंबे अरसे तक सतीश महाना जुड़े रहे, कानपुर में जमीनी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं और यही वजह है कि लगातार 8 बार से विधायक है। 1991 में पहली बार चुनाव जीता, 5 बार कानपुर कैंट से विधायक बने, 2012, 2017, 2022 में महाराजपुर से विधायक बने, 2017 में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। योगी सरकार पिछला कार्यकाल था, पिछली सरकार में कई अहम विभाग भी संभाले। 2017 में पीएम ने खुलकर सतीश महाना की तारीफ भी की थी। पीएम ने कहा था, कुछ लोग काम अच्छा करते हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। और बिल्कुल सतीश महाना के बारे में मैं भी व्यक्तिगत अगर राय की अगर बात की जाए तो यही रखता हूं, क्योंकि वो सर्वसुलभ, सबसे बातचीत करने वाले और बहुत मिलनसार और काम को तवज्जो देने वाले नेताओं में से। और यही बात है कि उनको सदन की सबसे गरिमामयी कुर्सी के लिए तमाम दलों ने एक तरह से सहमति दी। बढ़ते आगे एक बार फिर अब बात करेंगे मुलायम परिवार की। मुलायम परिवार में एक बार फिर खटपट शुरू हो गई है। शिवपाल और अखिलेश यादव के रास्ते फिर से अलग अलग नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान जो शिवपाल यादव अखिलेश यादव की विजय यात्रा में नजर आए थे, होली के मौके पर जो शिवपाल सैफई में अखिलेश के साथ दिखे थे, वो फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब सपा के विधायकों की बैठक हुई तो उसमें शिवपाल को न्योता नहीं दिया गया। अब इसी एक बात से मुलायम परिवार में महाभारत का नया अध्याय शुरू हो सकता है। बैठक में भी नहीं जाएंगे। देखिए, ये शिवपाल यादव हैं, कुछ भी फिलहाल बोल नहीं रहे। देखिए, निकल रहे हैं यूपी भवन से और ये मौजूद है। सर, बैठक में तो जाएंगे ना, विधायक दल की आ जाए। सर, विधायक दल की बैठक में जाएंगे।
ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार हम फिर से एक बार नीचे कोशिश करेंगे कि शायद शिवपाल यादव जी कुछ बोले। और देखिए लिफ्ट से वो निकल रहे हैं और अब शायद लखनऊ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि नेताजी से मुलाकात हो गई है और अब अगर बात करें तो लखनऊ जाने की तैयारी है शिवपाल सिंह यादव की। और यही कारण है कि अब वो यूपी भवन से निकल रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो यूपी भवन से यहाँ से निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब यूपी भवन से निकल रहे हैं। सर कुछ तो बोलिए सर, आज विधायक दल की बैठक है, उसमें जाएंगे? की बैठक में जाएंगे? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। और यहाँ से अब बात करें अगर तो अब मुलाकात कर चुके हैं नेताजी से और यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से वो मना कर रहे हैं। और लगातार हम उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे। किसी भी मीडिया कर्मी से भी आज उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया था। और यहाँ पे देखिए अब तस्वीरें सीधे शिवपाल सिंह यादव यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से निकल के अगर बात करें तो अब वो सीधे लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से निकल के अब जाएंगे, चूँकि नेताजी से मुलाकात हो चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो जानकारी निकल के आ रही है, आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये शामिल नहीं होंगे। कल देर रात अगर कहें तो दिल्ली आए थे, आज सुबह नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात किए और यहाँ से अब यूपी भवन से निकल के वो सीधे अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने तमाम सारे काम करेंगे। जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि आज जो विधायक दल की बैठक होनी है, जो समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम सारे सहयोगियों की बैठक बुलाई है, उसमें शामिल नहीं होंगे। तो आपने देखा शिवपाल यादव जब दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए तो उससे पहले हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और कुछ शिवपाल यादव ने नहीं बोला। और शिवपाल यादव जब चुप रहते हैं तो उनकी चुप्पी में कई बातें छिपी होती हैं, कई राज, कई दर्द जो वो बाद में बयां करते हैं। वो बाद में कब आएगा इसका इंतजार सबको है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर यूपी में मंत्रालयों के यानी विभागों का बंटवारा हो गया है। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय मिला है। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास मंत्रालय मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और गन्ना विकास मंत्रालय उनको मिला है। धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास मंत्रालय मिला है। और इसके अलावा जितिन प्रसाद, देखिए बड़ी खबर, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है, जो पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य के पास था। बड़ा विभाग पीडब्ल्यूडी, जितिन प्रसाद को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, एमएलसी बने और पिछली सरकार में मंत्री रहे और अब उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा और अहम विभाग मिला है। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय मिला है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास मंत्रालय मिला है, यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ा मंत्रालय है। धर्मपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास मंत्रालय। लेकिन बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा और जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास विभाग मिला है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय मिला है, महत्वपूर्ण मंत्रालय। पिछली बार महेंद्र सिंह के पास ये मंत्रालय था। अरविंद शर्मा को नगर विकास मंत्रालय मिला, वही अरविंद शर्मा जो एमएलसी हैं। और बेबी रानी मौर्य, महिला कल्याण मंत्रालय बेबी रानी मौर्य को मिला। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विभागों का बंटवारा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास मंत्रालय, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी और ब्रजेश पाठक को मिला है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय। अरविंद शर्मा, एके शर्मा नगर विकास मंत्रालय उनको मिला और केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय मिला है। शैलेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शैलेश, विभागों का बंटवारा, लेकिन जो अभी तक विभाग सामने आए हैं, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय, केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास और बात करें ब्रजेश पाठक की तो ब्रजेश पाठक को चिकित्सा स्वास्थ्य। जी रोहित जी, हम एक अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों को। सारे विभागों की सूची सामने आ चुकी है और अब हम जितना पूरा पोर्टफोलियो है उसकी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास के साथ मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे विभाग मिले, खाद्य प्रसंस्करण मिला है। ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनको चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिशु कल्याण, ये सारे विभाग उनको दिए गए हैं। खास बात यह कि अगर हम योगी सरकार पार्ट 1 की बात करते हैं तो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये दोनों विभाग अलग अलग मंत्रालय में हुआ करते थे, लेकिन योगी सरकार पार्ट 2 में दोनों विभागों को एक कर दिया गया है। मतलब कि दोनों विभाग एक ही मंत्रालय में दे दिए गए, एक ही मंत्री को दिए गए। इसी तरह अगर बात करते हैं सुरेश खन्ना की, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, तो उनको वित्त और संसदीय कार्य विभाग दिया गया, जो उनके पास पहले भी था कि पिछली बार कार्यकाल की बात करें तो चिकित्सा शिक्षा उनके पास हुआ करता था, जो इस बार ब्रजेश पाठक के पास चला गया।
सूर्य प्रताप शाही की बात करें तो एक बार फिर से उनको कृषि विभाग दिया गया है। पहले भी कृषि विभाग था, पिछली सरकार में अगर बात करें तो योगी सरकार लगातार कृषि विभाग में चाहे धान की फसल की बात हो तो उसके भुगतान को लेकर और तमाम उपलब्धियां गिनाती रही। एक बार फिर से वही विभाग सूर्य प्रताप शाही को मिला है। स्वतंत्र देव सिंह देखिए, इनको जल शक्ति और बाल नियंत्रण विभाग दिया गया है, जो पहले योगी सरकार पार्ट 1 में अगर बात करें तो डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास हुआ करता था। और स्वतंत्र देव सिंह की जो भूमिका रही, देखिए बड़ा विभाग है। स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरह से इस बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया, साथ में चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली, तो कह सकते हैं उसका इनाम है जो इतना बड़ा विभाग दिया गया है स्वतंत्र देव सिंह को। देवी रानी मौर्य की बात करते हैं जो कैबिनेट मंत्री है, तो उनको महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग मिला है, जो की सरकार पार्ट 1 में अगर बात करें तो स्वाति सिंह के पास हुआ करता था, तब वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होती थी, लेकिन देवी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री है और उनको ये विभाग दिए गए। इसी तरह लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास और चीनी मिलें दी गई हैं। अगर देखें तो जो की सरकार पार्ट 1 में विभाग सुरेश राणा के पास थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए और उनके जो विभाग थे वो लक्ष्मी नारायण चौधरी को दे दिए गए हैं। इसी तरह जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति, धर्मपाल सिंह की अगर बात करें तो पशुधन, दुग्ध विकास, राज्यतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है, मुस्लिम वक्फ विभाग, नागरिक सुरक्षा, ये सारे विभाग धर्मपाल सिंह को दे दिए गए हैं जो कैबिनेट मंत्री है। अजीत पाल की अगर बात करते हैं देखिए, तो अजीत पाल को जो विभाग दिए गए हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया गया है। इसी तरह से कैबिनेट में अगर हम और लोगों की बात करते हैं, नंद गोपाल गुप्ता की बात करें तो औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और निवेश प्रोत्साहन विभाग दिया गया है। इसके बाद भूपेन्द्र सिंह चौधरी को पंचायती राज विभाग, अनिल राजभर को श्रम, सेवा योजन और समन्वय विभाग मिला है। अनिल राजभर की बात करें तो श्रम और सेवा योजन इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था, लेकिन वो पार्टी से चले गए, जिसके बाद अब इन विभागों की जिम्मेदारी इस बार जो की सरकार पार्ट 2 में अनिल राजभर को मिली है। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग दिया गया है। राकेश सचान को MSME जो कि योगी सरकार में काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है वो मिला है। खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग यानी वो विभाग जो योगी सरकार पार्ट 1 में सिद्धार्थनाथ सिंह के पास हुआ करते थे, वो विभाग इस बार राकेश सचान को दिए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा जो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी से उनका यहाँ पर आना हुआ, उनको भी बहुत अहम विभाग मिले हैं। देखिए नगर विकास विभाग, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, ऊर्जा विभाग देखिए और अतिरिक्त ऊर्जा, यानी नगर विकास और ऊर्जा दोनों बड़े विभाग हैं जो नितेश शर्मा को दिए गए हैं। जब योगी सरकार पार्ट 1 में उनको एक्सटेंशन के बाद भी जब विभाग कोई नहीं दिया गया था, तो अब तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन अब पत्ते खुल गए हैं। चलिए शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा किसको मिला है, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल देखिए योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा और विभाग दिया गया है, जबकि अगर प्राविधिक शिक्षा की बात की जाए तो आशीष पटेल जो अपना दल के हैं, इस बार उनको शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग देखिए आशीष पटेल को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, प्रदेश के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अगर व्यावसायिक शिक्षा की और कौशल विकास की बात करें तो कपिल देव अग्रवाल को दिया गया है। पिछली बार भी ये विभाग उन्हीं के पास में थे और कहीं ना कहीं उनके काम को देखते हुए एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और उनको ये विभाग फिर से दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा की देखिए अगर बात करते हैं तो संदीप सिंह को दिया गया और देखिए एबीपी गंगा ने जब पहले ही बंटवारा होने से पहले ये दावा किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री के पास नहीं होगा, और वैसा ही हुआ भी है। देखिए संदीप सिंह जिनको इस बार प्रमोशन मिला है, पहले राज्य मंत्री थे, इस बार स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं, उनको बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और इससे पहले देखिए वो बेसिक शिक्षा विभाग वो माध्यमिक और प्राविधिक में वो राज्य मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। गुलाब देवी जो है उनके पास देखिए पहले वो माध्यमिक शिक्षा में राज्य मंत्री थे, इस बार स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया गया है। इसी तरह गिरीश चंद्र यादव को खेल और युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति को कारागार और होमगार्ड विभाग, असीम अरुण की देखिए अगर बात करते हैं तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि IPS की सेवा से आए हैं, ऐसे में उनको कारागार या पुलिस से जुड़े विभाग मिल सकते हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े, लेकिन असीम अरुण को समाज कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह दया शंकर सिंह को देखिए परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम विभाग है इस बार। और परिवहन विभाग को लेकर दया शंकर सिंह के ही नाम पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि मिल सकता है, और देखिए वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसी तरह देखिए दिनेश प्रताप सिंह की बात करें, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वो भी रायबरेली से, तो उनको उद्यान विभाग, कृषि विपणन जैसे विभाग जो है वो दिए गए हैं।
अरुण कुमार सक्सेना स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, उन्हें वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन जैसे विभाग मिले। और वाराणसी से आने वाले दया शंकर मिश्र और दयालु जो है उनको देखिए आयुष विभाग दिया गया। इसके अलावा उनको मुख्यमंत्री से भी संबद्ध किया गया है। तो देखिए ये हम पूरी सूची बता रहे हैं अपने दर्शकों को। नरेंद्र कश्यप को अगर बात करें, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिया गया है। जयंत प्रताप सिंह को सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है इस सरकार में। इसके बाद अगर देखते हैं तो देखिए बेबी रानी मौर्य के और बाकी सबके हमने विभाग बताए। नितिन अग्रवाल की बात करें, जो पहले देखिए उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे विधानसभा में, इस बार राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के, तो उनको आबकारी और मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र जायसवाल को देखिए जो पहले विभाग थे वही रिपीट किए इस बार सरकार ने। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क विभाग जो है वो उनका इस बार फिर से रिपीट कर दिया गया है। और देखिए ये वो अहम विभाग है जिनकी हम जानकारी देते हैं। इसके बाद देखिए राज्य मंत्री जो है लगभग 20 उनके विभागों की अगर बात करते हैं तो देखिए महेंद्र सिंह को संसदीय कार्य मंत्री से संबद्ध किया गया है। दिनेश खटीक को जल शक्ति मंत्री से जोड़ा गया है। बलदेव सिंह औलख को कृषि विभाग के राज्य मंत्री का काम दिया गया है, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए ये सारे वो विभाग है। इसके बाद देखिए दानिश आजाद जो एक युवा चेहरा, उनको अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री से संबद्ध किया गया, क्योंकि देखिए युवा है। ऐसे में पूरी तरह से जिम्मेदारी न देते हुए, जैसे पिछली सरकार में हमने देखा था मोहसिन रजा के पास एक तरह से पूरी जिम्मेदारी थी काफी हद तक, लेकिन दानिश आजाद अंसारी को इसमें राज्य मंत्री हैं और उनके साथ संबद्ध किया गया है जो विभाग के मंत्री होंगे। इसी तरह रजनी तिवारी को अगर कहें देखें तो उच्च शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा मंत्री से संबद्ध किया गया है। सतीश शर्मा को मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा गया है। प्रतिभा शुक्ला जो कानपुर देहात से है जैसे मंत्री बनी है, राज्य मंत्री बनाई गई है, उनकी बात करें तो महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार मंत्री से उनको जोड़ा गया है। बाकी देखिए जितने भी हम राज्य मंत्रियों की बात करते हैं उन्हें किसी न किसी मंत्री के साथ संबद्ध किया गया है। जैसे सुरेश राही को कारागार राज्य मंत्री के साथ, सुमिन तोमर को ऊर्जा मंत्री के साथ, ब्रजेश सिंह को लोक निर्माण मंत्री के साथ यानी जितेंद्र प्रसाद के साथ, केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण विभाग के में जोड़ा गया। मनोहर लाल मन्नू की अगर बात करें कोरी की तो श्रम एवं सेवा योजना मंत्री के साथ वो सहयोग करेंगे। जसवंत सैनी जो है संसदीय कार्य मंत्री के साथ सहयोग करेंगे। तो ये वो सारे विभाग है। देखिए पूरी सूची सामने आ चुकी है, तस्वीर साफ हो गई है किसके पास क्या जिम्मेदारी रहेगी। और जो कद की हम बात कर रहे थे जितेंद्र प्रसाद के कद की अगर बात करते हैं तो देखिए जितेंद्र प्रसाद के ऊपर पहले ही माना जा रहा था कि बड़े विभाग की जिम्मेदारी आएगी। और PWD जैसा विभाग जो अगर योगी सरकार 5 में हम बात करते हैं तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था, वो विभाग दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को काफी अहम विभाग दिया गया है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो देखिए जो बहुत ही अहम विभाग है, चाहे नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, ये जितने भी महत्वपूर्ण इस तरह के विभाग हैं जो पार्ट 1 की अगर बात करें तब भी मुख्यमंत्री के पास ही थे, उन्हीं के अधीन थे। और इस बार भी इन विभागों को मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है। लेकिन जिन मंत्रियों की तस्वीर साफ हो गई, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा कयास थे, जैसे अरविंद कुमार शर्मा की बात करते हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको दिए गए हैं। उच्च शिक्षा देखिए अगर आप पहली सरकार में तो योगी सरकार पार्ट 1 में तो डिप्टी सीएम के पास हुआ करता था, डॉक्टर दिनेश शर्मा मंत्री हुआ करते थे। इस बार वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है तो उसे भी योगेंद्र उपाध्याय जो कैबिनेट मंत्री है उनको दिया गया है। तो देखिए संजय निषाद का एक विभाग पर ध्यान देना चाहिए, मत्स्य विभाग। और देखिए मछुआरा समुदाय से आते हैं वो और निषाद समाज से आते हैं, उनको मत्स्य विभाग यानी जो उनके समाज से जुड़ा विभाग है। और कहीं ना कहीं देखिए जब 2 दिन पहले की हम बात करें जब मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बुलाई थी, शनिवार की बात है, तो उस दिन जब हमने संजय निषाद से बात की थी तो उन्होंने कहा था मछुआरा समुदाय के लिए हम आगे काम करने का मौका मिलेगा करेंगे। और देखिए सरकार ने उसी से जुड़ा विभाग दे दिया, यानी वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए वो और खुलकर काम करते थे। उनको कह सकते हैं जो वो चाहते थे वो उनकी मुंह मांगी मुराद आप कह सकते हैं, वही विभाग उनको दे दिया गया है। भूपेन्द्र चौधरी को जो पंचायती राज दिया है तो इससे पहले भी रहा है। और बाकी देखिए अब तस्वीर साफ हो गई है और अब कल से ये जितने भी मंत्री हैं ये अपने अपने विभाग में देखिए सुबह से ही चार्ज लेना शुरू कर देंगे 10 बजे के बाद से और अलग अलग समय पर। तो ये पूरी तस्वीर देखिए अब साफ हो चुकी है रोहित जी। बिल्कुल शैलेश, हमारे साथ वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी करेंगे। लेकिन शैलेश जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यानी ये माना जाए कि देखिए दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय, केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो गठबंधन के सहयोगी दल है आशीष पटेल
और संजय निषाद, उनका जिक्र भी आपने किया। वीरेश भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, अब विभागों के बंटवारा हो गया और जो बात निकलकर स्थिति जो सामने आ रही है, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा अहम विभाग मिला है। इसके अलावा अगर जो गठबंधन के सहयोगियों की बात करें, चाहे हम बात करें अपना दल से आशीष पटेल की बात करें या संजय निषाद की बात करें, क्या कहना, कौन से चौंकाने वाली स्थिति आपको लगी इस पूरी सूची में? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चर्चा ये हो रही थी कि गृह और नियुक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा, वो किसी उप मुख्यमंत्री के पास दे दिया जाएगा। तो कार्मिक और गृह योगी आदित्यनाथ के पास है। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी लिस्ट में जो जिक्र होना चाहिए वो केशव प्रसाद मौर्य का होना चाहिए। उन्हें पीडब्ल्यूडी से हटाकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण जो मोती सिंह के पास था, हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 2 के मंत्री हैं उनके हिसाब से ये विभाग शोभा नहीं देता है। ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें, इस पूरी लिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित जी मुझे समझ में आती है कि गृह और कार्मिक योगी आदित्यनाथ के पास बना हुआ है, मुख्यमंत्री के पास है। और नंबर 2 केशव प्रसाद मौर्य को जो 2 विभाग मिला है वो उस गरिमा को शोभा नहीं देता। तीसरा, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, निश्चित रूप से न केवल उप मुख्यमंत्री बनाकर इनका कद बढ़ाया है, बल्कि विभागों का जो वितरण हुआ है उसमें भी ये भारी भरकम विभाग है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क, ये सारे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। आप देखिए, केंद्र में लुटियंस जोन के जो मंत्री होते हैं, जिनके पास रक्षा होगा, जिनके पास गृह होगा, जिनके पास विदेश होगा, वो जिनके पास वित्त होगा, वो स्वतः ही केंद्र के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। लुटियंस जोन के वो उस रायसीना हिल के मंत्री माने जाते हैं। जिसके पास गृह होगा वो निश्चित रूप से नंबर 2 हो जाएगा, जिसके पास रक्षा होगा, वित्त होगा। तो ये एक क्रम है और इससे संकेत समझने की बातें होती हैं। और जो राजनीति करता है और जो पत्रकार है वो बखूबी समझता है, इसलिए मैं इस बात को कह भी रहा हूं। इसके अलावा अगर स्वतंत्र प्रभार की बात करें वीरेश, जो स्वतंत्र प्रभार जिन मंत्रियों को बनाया गया है वो भी सूची में जो विभाग बटे वो भी बड़ा दिलचस्प है। दयाशंकर सिंह को बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा भी जो बाकी मंत्री हैं उन पर भी हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। जी वीरेश। देखिए, निश्चित रूप से आपने दयाशंकर सिंह का नाम लिया। याद करिए 2017 में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था और उन्हें बनाया गया था परिवहन। फिर याद कीजिए, एक संगठन से व्यक्ति को लिया गया जिसका नाम है, जब प्रदेश अध्यक्ष बने स्वतंत्र देव सिंह, तो जिस व्यक्ति को लिया गया उसका नाम कटारिया, अशोक कटारिया। अशोक कटारिया स्वतंत्र प्रभार और परिवहन। इस बार ये अनुमान किया जा रहा था कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह में से परिवहन मिलेगा, क्योंकि उस परंपरा को देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि जेपीएस राठौर के पास पद आएगा या दयाशंकर सिंह के पास। तो दयाशंकर सिंह को ये पद मिला है। परिवहन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत ही बड़ा विभाग है। और साथ ही साथ आपने कहा कि और कौन से लोग हैं, तो माध्यमिक शिक्षा, इस बार माध्यमिक शिक्षा गुलाबो देवी को दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दिनेश शर्मा के पास था, लेकिन गुलाबो देवी को माध्यमिक शिक्षा दिया गया है। संदीप सिंह को, जो ग्रैंडसन हैं कल्याण सिंह के, उनको बेसिक शिक्षा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। देखने में लगता है प्राइमरी स्कूल, लेकिन बेसिक शिक्षा का जो फंड है ना, वो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से भी बड़ा है। बहुत बड़ा फंड है और ये बहुत बड़ा पद है संदीप सिंह के लिहाज। बहुत कुछ करने की, जिन्हें माना जा रहा था कि बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंत्रालय में वो, अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दिया। बिल्कुल वीरेश जी। वीरेश, इसके अलावा अगर गठबंधन के सहयोगियों की बात करें, आशीष पटेल की हम बात करें, डॉक्टर संजय निषाद की हम बात करें, तो देखिए, संजय निषाद और आशीष पटेल ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन के नेता को बहुत भारी भरकम विभाग नहीं दिया जाता। भारी भरकम विभाग नहीं देने का आप केंद्र सरकार में भी देख लीजिए और राज्य सरकार में भी देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत टेस्ट लेती है, बहुत परीक्षा लेती है। देखिए, कुछ चीजें अपवाद होती हैं। ब्रजेश पाठक अपवाद हैं और साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा अपवाद हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब उसकी व्याख्या होगी ना, तो उसमें ये 2 शख्स
भारतीय जनता पार्टी में अपवाद स्वरूप, जिनका कद बढ़ा, जिनका प्रोफाइल बढ़ा और चहुमुखी विकास हुआ। कहते हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ये लोग आगे बढ़े, बहुत तेजी के साथ। 6 साल 7 साल के अंदर 2016 में आकर उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होना और विभागों के बंटवारे में इतना भारी भरकम विभाग मिला, निश्चित रूप से उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके ऊपर हाईकमान का विश्वास, और तभी ये विभाग मिला। और जल शक्ति मंत्रालय के बारे में तो हमने रोहित जी बात ही नहीं की। स्वतंत्र देव सिंह, जो हमने खबर दिखाई थी, एबीपी गंगा ने खबर दिखाया था, उसमें स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, बहुत भारी भरकम विभाग। सिंचाई मंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह थे, उन्हें हटाया गया था, और मुख्यमंत्री के सबसे चहेते मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्रालय, और इस बार भी मुख्यमंत्री के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को, प्रदेश अध्यक्ष को, जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंत्रालय कितना बड़ा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, बुंदेलखंड में हर घर जल का नल परियोजना हो, ये तमाम जो परियोजनाएं हैं पानी की, वो प्रधानमंत्री के दिल के करीब है, प्रधानमंत्री के जो विजन है, दूरदृष्टिता है, उसके करीब है, और ये प्रधानमंत्री की नजर रहती है इसकी बात पर। इसलिए मुख्यमंत्री ने अब से सबसे चहेते, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति जैसा विभाग दिया गया है। विभाग के मामले में ये पीडब्ल्यूडी से कम नहीं, और बड़ा चौंकाने वाला नाम। जितिन प्रसाद एचआरडी में रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी शिक्षा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, जिस पीडब्ल्यूडी की मार, आप सोचिए कि जब कलराज मिश्रा मंत्री थे तो नंबर 2 की हैसियत थी उनकी। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनके पास भी पीडब्ल्यूडी। याद करिए 2017 से 22 की सरकार, नंबर 2 की हैसियत केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास भी पीडब्ल्यूडी की। जब याद करिए, जब मंत्रिमंडल में बंटवारा हो रहा था, मंत्रिमंडल में एक बार फिर हुआ कि लोग बदले गए और फिर समायोजित किए गए, तो विभागों को लेकर एक चर्चा हुई कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत से विभाग ले लिया जाएगा, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह का विभाग छीन लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग उनसे छीन के एमएसएमई दे दिया गया था। उस समय भी चर्चा थी कि पीडब्ल्यूडी केशव प्रसाद मौर्य से ले लिया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी वो 5 साल बने रहे। और जितिन प्रसाद, कांग्रेस से आकर जितिन प्रसाद ने तो कमाल कर दिया, नंबर 2 का विभाग। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी सचमुच मुख्यमंत्री के कार्मिक और गृह के बाद सबसे ज्यादा वजूद, सबसे ज्यादा भीड़ लगने वाला, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सड़क वाला विभाग पीडब्ल्यूडी है, जो जितिन प्रसाद को मिला है। निश्चित रूप से जितिन प्रसाद भी नहीं सोच रहे होंगे कि उनको यह विभाग मिल जाएगा। पद के हिसाब से ये नंबर 2 का विभाग है। आप सोचिए कि आपकी हैसियत जो भी रखी जाए और आपको होम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में होम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, होम मिनिस्टर। लेकिन अगर विभागों का मामला है तो जितिन प्रसाद को हम कह सकते हैं कि विभागों के लिहाज से जितिन प्रसाद नंबर 2 और स्वतंत्र देव सिंह नंबर 3 की हैसियत में हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। इससे इनकार जो राजनीति के पंडित हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता इस भारतीय जनता पार्टी के आसपास जो टहल रहे हैं, ये भी कोई अपने जिले से, जब अपने गांव से बहुत आगे बढ़ता है तो तहसील। बिल्कुल वीरेश, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर। वीरेश, दर्शकों को सबसे पहले एबीपी गंगा ने ये पूरी सूची दिखाई और लगातार हम दिखाते भी रहेंगे। आपका वीरेश बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मंत्रिमंडल के बंटवारे की जो बड़ी बात है, मैं बड़ी बातें आपको एक बार फिर बता दूं। आप देखिए, ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ग्राम्य विकास मिला है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिला है और स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मिला है। अगर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की बात करें तो बेसिक शिक्षा संदीप को मिला है, संदीप सिंह को, जो कि कल्याण सिंह के पोते हैं। और बेबी रानी मौर्य की बात करें तो महिला कल्याण उनको जैसा उनको विभाग मिला है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और दयाशंकर सिंह की बात करें तो परिवहन उनको मिला है, स्वतंत्र प्रभार। मुख्तार अंसारी को आज एक बार फिर से बांदा से लखनऊ लाया गया, एक मामले में सुनवाई थी और उसके बाद वापस लखनऊ कोर्ट से बांदा जेल वापस भेजा गया। लेकिन इस बीच जो दिन भर बयानबाजी हुई, जो दिन भर कयास चले, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉन की एम्बुलेंस यात्रा 600 मिनट तक, धड़कनें तेज।
जेल से निकला माफिया मुख्तार, बांदा से मऊ तक हाहाकार। माफिया मुख्तार अंसारी की ये दूसरी एम्बुलेंस यात्रा थी। बांदा जेल से मुख्तार को लेकर जैसे ही एम्बुलेंस सड़क पर आई तो सबकी नजरें इसी एम्बुलेंस पर टिक गईं। इस बार चर्चा वही थी, इस बार भी परिवार को डर वही था और इस बार भी माहौल वैसा ही था जैसा रोपड़ जेल से लाते वक्त हुआ था। 5 घंटे की सड़क यात्रा के बाद मुख्तार अंसारी को लखनऊ के MP MLA कोर्ट लाया गया, जहां मुख्तार की पेशी हुई। दरअसल मुख्तार अंसारी उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के जिया मऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति हथियाने का आरोप है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में ये FIR जिया मऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल की शिकायत पर दर्ज की गई थी। लेखपाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि जिस भूमि पर मुख्तार और उनके बेटों का कब्जा था वो मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज थी, लेकिन वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई। इस बीच मुख्तार और उनके बेटों ने दस्तावेजों को तैयार कर इस पर कब्जा कर लिया था। मुख्तार अंसारी को इस मामले में चार्जशीट की कॉपी भी दी गई। साथ ही 8 अप्रैल को आरोप तय होने की तारीख तय हुई है। सड़क पर मुख्तार को लेकर एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ रही थी और दूसरी तरफ परिवार को सुरक्षा का डर सता रहा था। ब्रजेश सिंह का सगा दामाद लखनऊ में डिप्टी SP है और उनके लिए पहले से भी कई बार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को हटाया जाए रास्ते से। रात ही से हो रहा था कि चल रहे, रात में पता चला, मेडिकल टीम गई। देखिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा अपने आप में खुद ही ये साबित कर रहा कि वो बीमार तो है। कितना उस दायित्व को लोग निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्तार के परिवार का डर तब और बढ़ गया जब मुख्तार की सुरक्षा में चल रहा वज्र वाहन अचानक खराब हो गया। हालांकि कुछ ही देर में मैकेनिक ने आकर गाड़ी ठीक कर दी, लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मुख्तार को लेकर सियासत भी भारी है। मुख्तार भले अब विधायक नहीं, लेकिन अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर विधायक हैं और ओम प्रकाश खुलेआम मुख्तार से दोस्ती निभाने की बात करते हैं। सारे अधिकारी CMO सब लोग बराबर 12 बजे से लेके सुबह तक, जब किसी भी कैदी को लाना तो जब 4 घंटे का सफ़र है बांदा टू लखनऊ, तो रात को जो वहाँ आना जाना तमाम तरह की बातें हुई, तो उससे आशंका लोगों के मन में जगी है कि कहीं कोई घटना न हो जाए, तो देनी चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई सामान्य कैदी नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ जो जिला प्रशासन है, जेल प्रशासन है, वो मुस्तैद है। तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? नहीं, मुस्तैद हम ही थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ले आना है 7 बजे, तो 12 बजे रात से वहाँ क्या हो रहा है। मुख्तार जब जब कोर्ट से बाहर आएगा तब तब सियासत होगी और अनहोनी की आशंकाएं वाली चर्चाएं जोर पकड़ेंगी। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बल बात तो चुभेगी में आज जितना ही, लेकिन मंत्रियों के विभागों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए ABP।